वयस्कों में दमा। दमा फेफड़ों को प्रभावित करने वाली एक दशा है। दमा से पीड़ित लोगों को सामान्यतः श्वास लेने में तकलीफ हुआ करती है और बहुधा खांसी हुआ करती है। इसकी वजह यह है कि आपके द्वारा श्वास लिए गए वायु को आपके फेफड़ों में पहुंचाने वाली नलियां कुछ संकुचित हो जाती हैं। इसकी वजहें ये हो सकती हैं कि शायद वायु की दीवारों की मांसपेशियों में कसाव आ गया है, वायु पथ के अंतर में सूजन आई हुई है और चिकना श्लेमा उसका मार्ग रोक रहा है। इस कारण से वायु को आपके फेफड़ों में आने जाने में दिक्कत होती है और इसलिए आपको श्वास लेने में तकलीफ होती है। दमा सर्वसामान्य होता है। उसकी शुरुआत किसी भी उम्र में हो सकती है। सतरी स्त्री पुरुष, छोटे बड़े, सर्व जाति के और सर्व राष्ट्र के लोगों को दमा की बीमारी हो सकती है। सहो सामान्य तौर पर दमा आनुवांशिक होता है, लेकिन कभी कभी ये कई पीढ़ियों तक असर करना चूक जाता है। इस तरह परिवार का हर सदस्य उससे प्रभावित नहीं होता। दमा से पीड़ित बच्चों में से करीब आधे बच्चे बड़े होकर उससे मुक्ति पा लेते हैं। दमा के मरीजों के लिए खुशखबरी यह है कि उसका इलाज हो सकता है। वास्तव में उसका इतनी अच्छी तरह से इलाज हो सकता है कि आप बिल्कुल प्रसन्न जीवन बिता सकते हैं। यह जान लेना आवश्यक है कि नियमित चिकित्सा द्वारा एक दमा का मरीज भी अन्य लोगों जैसा ही परिपूर्ण और सक्रिय जीवन बिता सकता है। दमा के मुख्य लक्षण। दमा के मुख्य लक्षण हैं खांसी, छाती में कसाव होना, सांसों की संक्षिप्तता, साए साए श्वास लेना, श्वास लेते वक्त सीटी बजाने जैसी आवाज होना। अन्य लक्षण, नींद में विक्षेप। दमा के लक्षण परिवर्तनीय होते हैं और रात में और प्रातःकाल के दौरान अधिक तकलीफ देने वाले हो सकते हैं। अगर रात में खांसी आपको नींद से जगा देती है तो दमा उसका सबसे अधिक शक्य कारण हो सकता है। व्यायाम के दौरान हांफना। जब दमा के मरीज व्यायाम करते हैं तब वे अन्य लोगों से अधिक खांसी या साए करते हैं और हांफने लगते हैं। व्यायाम करना बंद करने के बाद भी वो अधिक हांफने लगते हैं। यह दमा का प्रतीकात्मक है। खांसी और जुकाम। जुकाम हर किसी को होता है, मगर एक दमा का मरीज जुकाम खत्म होने के बाद भी खांसता रहता है और हांफता रहता है। बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से ये सोच लेते हैं कि खांसी तो छाती के रोग का संक्रमण है। ये सच नहीं है। वास्तव में दमा बार बार खांसी होने के सब सर्वसामान्य कारणों में से एक है। ये लक्षण भिन्न भिन्न लोगों में अलग अलग होते हैं और एक ही व्यक्ति में अलग अलग समय पर भिन्न होते हैं। कई लोगों में सब के सब लक्षण पाए जाते हैं तो कई लोगों में सिर्फ खांसी या साए होती है। दमा के ट्रिगर्स यानी दमा को उकसाने वाली चीजें यानी आह्वानकर्ता। कई चीजें दमा के लक्षण प्रकट करने में कारणभूत बन सकती हैं। इनको दमा के ट्रिगर्स कहा जाता है। ऐसी चीजों से दूर रहकर आप खुद की मदद कर सकते हैं। संभवतः आपके दमा के एक से अधिक ट्रिगर्स भी हो सकते हैं। सामान्यतः देखे जाने वाले ट्रिगर: जुकाम और विषाणु, सिगरेट का धुआं, धुएं वाली जगहें, ठंडी हवा, घर की धूल, वायु प्रदूषण, शारीरिक श्रम और व्यायाम, पुष्प पराग, पालतू प्राणियों के रोएं या पर। ये सब दमा के सर्वसामान्य ट्रिगर्स हैं। और भी कई चीजें हैं जैसे कि कीटनाशक औषधें, रंगों का धुआं, अनाज, आटे की धूल, काठ की धूल, जो दमा के दौरे के ट्रिगर्स माने जाते हैं। मौसम में परिवर्तन भी ट्रिगर बन सकता है। भावात्मक आवेश भी एक ट्रिगर बन सकता है। आपकी चिकित्सा के बारे में समझ। दमा के हर एक मरीज के लिए एक सा ही इलाज नहीं होता। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की औषधि की आवश्यकता हो सकती है। आपके डॉक्टर आपको सही औषध या औषधियों के मेल का सूचन करेंगे और उनका सही तरीके से उपयोग करना आपको सिखाएंगे। दमा की औषधियां आपको
प्रसन्न और सक्रिय जीवन जीने में सहायता कर सकती हैं। दमा के औषध 2 प्रकार के। त्वरित आराम औषधियां, पीड़ा शामक औषधियां। पीड़ा शामकों से सत्वर आराम मिलता है, लेकिन उनका असर ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 घंटों तक टिकता है। जब दमा का दौरा पड़ता है, तब पीड़ा शामक औषधियां खांसी और सांस लेने की तकलीफ से आपको आराम दिलाती हैं। ये आपके वायु पथ को तुरंत विस्तीर्ण करके आपकी श्वासन क्रिया आसान कर देगी। निरोधक औषधियां। निरोधकों से सत्वर आराम नहीं मिलता, लेकिन उनका लंबे समय तक उपयोग करने से वो दमा को बेहतर तरीके से काबू में रखती हैं और अतिरिक्त दौरों का निवारण करती हैं। निरोधकें वायु पथ की सुरक्षा करने में सहायता करती हैं। वो दमा के दौरे की शक्यताएं कम करती हैं, लेकिन उनका नियमित उपयोग आपके दमा को नियंत्रण में रखने की चाबी है। दमा की औषधियां लेने के तरीके। दमा की औषधियां अलग अलग तरीकों से ली जाती हैं। अमुक सांस खींचकर इनहेल या सांस अंदर ली जाती है, अन्य कई निगली जाती हैं और अन्य कई इंजेक्शन द्वारा ली जाती हैं। सांस खींचकर ली जाने वाले औषधियों से सांस सीधी फेफड़ों में पहुंचाई जाती है, जहां उसकी खास आवश्यकता होती है। औषधों को फेफड़ों में पहुंचाने वाले साधन को इनहेलर्स कहते हैं। इनहेलर्स यानी सांस के जरिए दवा अंदर ले जाने वाले यंत्र। इनसे अतिरिक्त असर यानी कि साइड इफेक्ट्स की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि शरीर के अन्य भागों में बहुत कम औषध पहुंच पाता है। कम खर्च वाली चिकित्सा। अधिक असरकारक होने के अलावा इनहेलेशन चिकित्सा का खर्च नियमित मौखिक औषधि लेने के खर्च से कम रहता है। इसके अतिरिक्त नियमित इनहेलेशन चिकित्सा लेने से आपके कामकाज पर या स्कूल जाने में चूकने की संभावना कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप अधिक बचत हो पाती है। मुख से जाने वाली औषधियों में गोलियां और सिरप का समावेश होता है। सांस द्वारा खींची गई औषधि के विपरीत मुख से ली गई औषधि का असर होने में देर लगती है, क्योंकि वो पेट से रक्त प्रवाह में पहुंचकर अंत में फेफड़ों में पहुंचती है, जहां उसकी जरूरत होती है। बिल्कुल हल्के किस्सों में भी सांस द्वारा खींची गई औषधि प्रतिकार का सर्वप्रथम तरीका है। आप इनहेलेशन चिकित्सा जितनी जल्दी शुरू कर दें, उतना बेहतर। दमा के दौरे के समय याद रखने की बातें। स्वस्थ रहिए, त्रस्त मत हो जाइए, समस्या को टालते मत रहिए। इस परिस्थिति के लिए आपको दी गई दवाई ले लीजिए। अगर दवाई का अपेक्षित असर ना हो तो आपके डॉक्टर को बुला लीजिए। कुछ सर्वसामान्य प्रश्नों के उत्तर। क्या दमा मुझे प्रसन्न जीवन बिताने से रोक लेगा? दमा होने के बावजूद आप प्रसन्न और सक्रिय जीवन बिता सकते हैं। आपको सिर्फ आपके डॉक्टर की सूचना का पालन करना होगा और आपकी दवाइयां नियमित रूप से लेनी होंगी। मुझे दमा की निरोधक औषधि की कब जरूरत पड़ेगी? सामान्य रूप से आपको दमा की निरोधक औषधि की तब जरूरत पड़ेगी जब हफ्ते में 2 या 3 से अधिक बार नित्य के कार्यक्रम के दौरान खांसी, हांफना या साए साए होती है। हर हफ्ते खांसी या साए साए की वजह से आपकी नींद में विक्षेप होता हो। आपको हर रोज या हफ्ते में 3 से 4 बार पीड़ा शामक औषधि की जरूरत पड़ती हो, लेकिन इसके बारे में आपके डॉक्टर ही सर्वोत्कृष्ट निर्णायक रहेंगे। क्या दमा निरोधक औषधि का नियमित उपयोग करना सुरक्षित है? हां, सांस के द्वारा खींची जाने वाली दमा की औषधि का नियमित उपयोग बहुत सालों तक सुरक्षितता पूर्वक किया जा सकता है। वस्तुतः उनका बिना चूके और डॉक्टर की सूचना के अनुसार उपयोग करना महत्वपूर्ण है। क्या मेरी दमा की औषधि का कोई अतिरिक्त असर हो सकता है? अगर सांस के द्वारा खींची जाने वाली दमा की औषधियों का उपयोग आपके डॉक्टर द्वारा समझाए गए सही तरीके से किया जाए, तो उसके कोई गंभीर अतिरिक्त असर यानी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। क्या दमा की औषधियों का व्यसन हो सकता है? नहीं,
दमा की औषधियों का नियमित उपयोग आपको उन पर अवलंबित नहीं बनाता है। आपके डॉक्टर द्वारा नियमित की गई मात्रा से ज्यादा या कम मात्रा कभी मत लीजिए। आप किसी भी हाल में उस पर अवलंबित नहीं बनेंगे। क्या मेरा दमा का दौरा खत्म होने के बाद भी मुझे औषधि लेना चालू रखना होगा? हां, आपके डॉक्टर की सूचना के अनुसार औषधि लेते रहना चाहिए। जिस तरह कई लोगों को ठीक से देख पाने के लिए ऐनक की जरूरत रहती है, वैसे ही ठीक तरीके से सांस ले पाने के लिए दमा के मरीजों को लगातार निरोधक इलाज की जरूरत रहती है। क्या मैं व्यायाम कर सकता हूं या कर सकती हूं? हां, लेकिन अगर आपको हाफ महसूस होने लगे तो आप डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। वो आपको उपयुक्त औषधि का सूचन करेंगे। तैरना और योग दमा के मरीजों के लिए सहायक बन सकते हैं। क्या मुझे कोई विशिष्ट आहार की आवश्यकता है? इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है, क्योंकि दमा पर आहार के असर के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। अगर आपके ध्यान में आए कि अमुक चीज खाने से दमा का दौरा पड़ सकता है, तो उसे खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्या धूम्रपान हानिकारक है? अगर आप दमा से पीड़ित हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि आप धूम्रपान ना करें। धूम्रपान आपके वायु पथ को उत्तेजित करके उसे संकुचित कर देता है और दमा को और भी तीव्र बनाता है। पैसिव स्मोकिंग मतलब दूसरों के सिगरेट के धुएं से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं अपने दमा का ख्याल कैसे रख सकता हूं या कैसे रख सकती हूं? बिल्कुल सरल। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यह आपकी स्थिति का सर्वोत्तम सूचक है। उपरांत सेहत का दैनिक रिकॉर्ड रखने से और डॉक्टर से नियमित सूचना लेते रहने से आपको आपकी सेहत का अंदाजा रखने में सहायता मिलेगी। आप खुद घर पर भी आपके दमा का अंदाजा रख सकें, इसलिए डॉक्टर आपको पीक फ्लो मीटर का उपयोग करने का सूचन कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर को पीक फ्लो मीटर के बारे में पूछ सकते हैं। क्या गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान दमा की औषधि ली जा सकती है? गर्भावस्था के दौरान दमा को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अनियंत्रित दमा माता और जन्मे शिशु दोनों की सेहत के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान इन्हेलेशन द्वारा दमा की औषधि लेने से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, फिर भी आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। क्या प्रवास के दौरान मुझे कोई खास पूर्व उपाय करने होंगे? वस्तुतः नहीं। जब तक आपका दमा नियंत्रण में है, आप परिवहन के किसी भी प्रकार के साधन द्वारा प्रवास कर सकते हैं, लेकिन आपकी दवाइयां साथ रखना हमेशा याद रखिए। प्रवास के लिए कुछ अल्प सूचनाएं। आपकी पीड़ा शामक और निरोधक औषधियों को आपके साथ रखना हमेशा याद रखिए। धूल वाला पर्यावरण, धुआं और ठंडी हवा से दूर रहिए। स्वच्छ बिस्तर का इस्तेमाल कीजिए। क्या दमा आनुवांशिक होता है? सामान्यतः दमा आनुवांशिक अवश्य होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको दमा है, इसलिए आपके बच्चों को भी वो होना ही है। आप इस्तेमाल कर सकें वैसे इन्हेलेशन के डिवाइसेस या साधन। पाउडर इन्हेलर। पाउडर इन्हेलर्स ऐसे डिवाइसेस या साधन होते हैं जो औषधि की मात्रा का पाउडर के रूप में वितरण करते हैं। लूपी हेलर ऐसा ही एक डिवाइस है जो औषध के वितरण के लिए कैप्सूल का उपयोग करता है और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। स्प्रे इन्हेलर। स्प्रे इन्हेलर विश्व में सबसे विस्तृत रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला इन्हेलेशन का डिवाइस या साधन है। यह एक प्रेशराइज्ड स्प्रे द्वारा औषधि की मात्रा का वितरण करता है। स्प्रे इन्हेलर का सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना आवश्यक है। स्पेसर। स्पेसर एक होल्डिंग चेंबर या भंडार कक्ष है जिसे स्प्रे इन्हेलर के साथ जोड़ा जा सकता है। यह स्प्रे इन्हेलर का इस्तेमाल करना और भी आसान बनता है
और उसकी असरकारकता बढ़ाता है। नेबुलाइजर एक ऐसा यंत्र जो दवा के अत्यंत असर को धुआं बनाकर आपकी सांस के साथ दवा को सांस के जरिए खींचने में मदद करता है। जब श्वास लेना अत्यंत मुश्किल हो जाता है, तब अधिक मात्रा में औषधि देने के लिए नेबुलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी मशीन है जो औषधि का ऐसी सूक्ष्म धुंध में रूपांतर कर देती है जिसे सामान्य श्वसन क्रिया से फेस मास्क या माउथपीस द्वारा सांसों से भीतर लिया जाता है। नेबुलाइजर्स का इस्तेमाल सामान्यतः अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में अत्यंत कष्टदायक दौरों की उपचर्या के लिए किया जाता है। लूपी हेलर का उपयोग कैसे किया जाए? श्वास यंत्र यानी इनहेलर के ऊपर से सुरक्षा ढक्कन यानी प्रोटेक्शन कैप हटाइए। श्वास यंत्र को बटन को नीचे की ओर रखते हुए पकड़िए। श्वास यंत्र को नीचे से कसकर पकड़िए और तीरों के निशान की ओर मुंह नली यानी माउथ पीस को घुमाते हुए श्वास यंत्र को खोलिए। एक कैप्सूल लीजिए और श्वास यंत्र में रख दीजिए। कैप्सूल को कैप्सूल कक्षिका में रख दीजिए। जांच कर लीजिए कि कैप्सूल पूरी तरह कैप्सूल कक्षिका के अंदर चली गई है। यदि नहीं, तो कैप्सूल को सही प्रकार से रखिए। मुंह नली को वापस घुमाते हुए बंद स्थिति में लाकर श्वास यंत्र को बंद कर दीजिए। श्वास यंत्र को सही दिशा में पकड़िए, मुंह नली ऊपर की ओर सीधा करते हुए। दबाने वाले बटन को अंगूठे और उंगली के बीच पकड़िए। इस बटन को एक बार दबाने के लिए जल्दी से कसकर दबाव डालते हुए दोनों उंगलियों का एक साथ उपयोग कीजिए। अब कैप्सूल में समान रूप से सुराख हो गए हैं। श्वास यंत्र का उपयोग ना करते हुए सांस को मुंह से बाहर छोड़िए। श्वास यंत्र को समानांतर दिशा यानी हॉरिजॉन्टली पकड़िए। अपने सिर को थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाइए। मुंह नली को पूरी तरह मुंह में दांतों के पीछे और जुबान के ऊपर रख लीजिए। अपने होठों से मुंह नली को चारों ओर से बंद कर लीजिए। तेजी से लेकिन स्थिरता के साथ जितनी गहरी हो सके उतनी सांस लीजिए। यदि श्वास यंत्र ठीक से काम कर रहा है तो उसमें से तेज आवाज आती है। ये इसलिए क्योंकि कक्षिका में कैप्सूल तेजी से घूमता है और उसके भीतर जो चूरा यानी पाउडर है वो फैलता जाता है। अपने मुंह में से श्वास यंत्र निकालिए। अपनी सांस 5 से 10 सेकंड तक रोकिए, जिससे आपके फेफड़ों में दवा पहुंच जाए। धीरे धीरे सांस छोड़िए। श्वास यंत्र को खोलिए और जांच कर लीजिए कि कैप्सूल खाली हुई है या नहीं। यदि नहीं, तो 8वें क्रम को दोहराइए। श्वास लेने की प्रक्रिया को पूरा होने के बाद पानी से कुल्ला कीजिए। उस पानी को पीना नहीं है। श्वास यंत्र खोलिए और खाली कैप्सूल को निकाल लीजिए। श्वास यंत्र पर सुरक्षा ढक्कन फिर से लगा लीजिए। श्वास यंत्र की सफाई सप्ताह में 1 बार कीजिए। श्वास यंत्र को जहां तक हो सके तीर के निशान की दिशा में घुमाते हुए खोलिए। मुंह नली को बहते पानी से खंगालिए या धो लीजिए। अगली बार श्वास यंत्र का उपयोग करने से पहले जांच लें कि वो पूरी तरह सूखा हुआ होना चाहिए। आपके स्प्रे इनहेलर का इस्तेमाल कैसे किया जाए? ढक्कन निकाल दीजिए। इनहेलर को अच्छी तरह हिलाइए। अपने मुंह से सांस लीजिए। इनहेलर को अपने होठों के बीच में रखिए। सांस को भीतर खींचते हुए इनहेलर के ऊपरी छोर को दबाकर नियमित और गहरी सांस लीजिए। इनहेलर को अपने मुंह से निकाल लीजिए। आपकी सांस को 10 सेकंड या जब तक आप उसे आरामदेह स्थिति में पकड़कर रख सकते हैं उतनी देर तक पकड़कर रखिए। सांस छोड़िए। टिप्पणी: 3 साल से कम उम्र के बच्चों को स्पेसर के साथ जुड़े गए बेबी मास्क से अधिक लाभ हो सकता है। सेहतपूर्ण और सक्रिय जीवन के लिए कुछ अल्प सूचनाएं। अपने डॉक्टर की सलाह का पालन कीजिए। स्वचिकित्सा टालिए। दमा का दौरा ट्रिगर करने वाली चीजों से दूर रहिए। श्वसन क्रिया का व्यायाम नियमित कीजिए। आपके दमा के लक्षणों पर सावधानीपूर्वक ध्यान दीजिए।